दोस्तों, आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है। लास्ट सेशन में हमने जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ बताया था कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। तो उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा किया था। उसके पहले फिर हमारा बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न जो हैं अक्सर बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। उसी को ध्यान में रखकर हमने सीरीज शुरू किया था। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मगध राज्य जो था, मगध राज्य के अंतर्गत 3 वंश थे। मगध राज्य के अंतर्गत 3 वंश थे। पहला था हर्यक, दूसरा था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश के अंतर्गत जो हर्यक वंश जो का संस्थापक जो था वह बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो प्रश्न पूछा जाता है इसी प्रकार से, हर्यक वंश बिंबिसार और दूसरा जो उसका शासक हुआ अजातशत्रु और तीसरा शासक कौन था? उदयन हुआ। ठीक है, तो आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो 3 वंश के बारे में आज हम जिक्र करेंगे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और तीसरा क्या है? नंद वंश। और मगध साम्राज्य का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? जो 16 महाजनपद है वहाँ पर भी मगध साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। और जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? गिरिव्रज या राजगृह जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मगध राज्य में के प्रारंभिक इतिहास का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत मिलता है। और इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि उल्लेख कहाँ पर, मगध राज्य का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो महाभारत में। और इसमें बताया गया है कि मगध का शासक जरासंध था और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। और इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। और मगध जो है बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित था। आज इसका लोकेशन कहाँ पे? दक्षिण बिहार। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ? यह सर्वशक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धर्म का विश्व केंद्र धीरे धीरे बन गया। और मगध महाजनपद की सीमा, अगर हम सीमा की बात करें तो इसकी जो सीमा थी उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। तो यह देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महाजनपद काल में मगध जो साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से कहाँ तक थी? तो उत्तर में देखिए, ठीक, ये आपका नॉर्थ है, सॉरी रुकिए, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा है। तो कह रहा है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। ठीक है, मतलब कि इधर से गंगा से लेकर के विंध्य पर्वत तक की बात की जा रही है। और उसके बाद पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक। यहाँ देखिए चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार था मगध का। ठीक है, सोन नदी तक इसका विस्तार था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। राजगृह या गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी मतलब पाटलिपुत्र में स्थापित हुई और
मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशलवश अवंती को अपने जनपद में मिला लिए। कौशलवश अवंती क्या थे? महाजनपद काल के थे, और कौशलवश अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। बिहार स्पेशल सीरीज में हमने पहले बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि बिहार का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिहार के बारे में पढ़ना था। बिहार में आपको मतलब कि जैसे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, ये महाजनपद पढ़ेंगे, उसके बाद आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र। मतलब कि आप अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बिहार का जिक्र जरूर किया गया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। और मगध साम्राज्य कहाँ पर था? कहाँ पर? बिहार में। और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में निम्न वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो जैसा कि हमने बताया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और फिर आपका नंद वंश, ये 3 वंश मुख्यतः थे। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें बृहदत्त के बारे में पढ़ लेंगे। बृहदत्त के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। यह वंश दिया है, कहीं पर लिखा गया बृहदत्त वंश कहाँ लिखा गया है, कहीं पे केवल बृहदत्त राजा के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रश्न इससे बनता है, प्राचीनतम राजवंश था और महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदिराज वसु के पुत्र बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदत्त पुत्र जरासंध प्रतापी सम्राट था। अभी हमने बताया था जरासंध, महाभारत में जिक्र किया गया है कि जरासंध को भीम ने हराया था द्वंद्व युद्ध में। ठीक है, तो उसी जरासंध की बात की जा रही है। तो बृहदत्त पुत्र जरासंध, जरासंध कौन था? बृहदत्त का पुत्र था। और जरासंध ने काशी, कौशल, चेद, मालवा, विदेह, अंग, बंग, उसके बाद कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को पराजित किया। जरासंध ने इस वंश की राजधानी वसुमती या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर, बिहार पीसीएस में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, तो एक एक आपको तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए यार, यह वसुमती, हो सकता है वसुमती के नाम से पूछ दिया जाए, या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर को बनाई थी। जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के शासक कंस से की थी। जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के शासक कंस से की। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में हराया और उसका वध कर दिया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसे याद करना ज़रूरी है। 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे या कहीं पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा था बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। और उसको यानी रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसके अलावा एक अन्य दरबारी महीय ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। ये कहानी है, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतर्गत 3 शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। और यह संघर्ष चलता रहा अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल करने के लिए। ठीक है, राजगद्दी हासिल करने के लिए, राजा बनने के लिए संघर्ष चलता रहा। तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, तो इसको आपको सीरियल में याद करना जरूरी है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक,
544 BCE से लेकर के 412 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासन रहा। तो वास्तविक संस्थापक बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यह ऐसा नहीं केवल बिहार स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट है, यह इतिहास का बिल्कुल कोर एरिया है, इतिहास का, हिस्ट्री का कोर एरिया है और इससे प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाएंगे तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो रियल इसका फाउंडर था, वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। एक प्रश्न तो यही आपका बन गया। दूसरा प्रश्न जो बनता है, राज्याभिषेक कब हुआ? बीपीएससी में पूछा गया है 545 ईसा पूर्व, 545 BCE। बिंबिसार श्रेणी अथवा श्रेणी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, बिंबिसार को अन्य किस नाम उपनाम से जानते हैं? तो श्रेणी के नाम उपनाम से जाना जाता है और इसका राज्याभिषेक लगभग 545 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार ने गिरिव्रज या राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के कंटेम्पोरेरी थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं बिंबिसार और अजातशत्रु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिंबिसार और अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे, ठीक है। ये सारे आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद होने जरूरी है। पितृहंसा वंश पूछा गया है। पितृहंसा वंश किसे कहते हैं, ठीक है। पितृहंसा वंश, तो उसमें हर्यक वंश दे देगा, शिशुनाग वंश दे देगा, ठीक है, इस तरह के दे। तो हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रसेनजीत थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे और वो सब एक दूसरे के समकालीन थे। इस वंश के शासकों का वर्णन जो इस प्रकार है, नीचे दिखे तीनों के बारे में दिया गया है। बिंबिसार, याद रहे हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या, हम कौन सा बिहार स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, इससे ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादातर जो प्रश्न हैं यहीं से बन जाते हैं, प्रश्न जो हैं इसी में से बन जाएंगे। तो 544 ईस्वी से लेकर के या 545 से लेकर 492 तक, ठीक है। तो कहीं कहीं 44 दिया है, कहीं 45 दिया है। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजाओं में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया, ठीक है। उसे कूटनीति बहुत अच्छे तरीके से आती थी। इस वजह से क्या किया उसने, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपने समकालीन कई राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और जिससे उसका राज्य का विस्तार और ज़्यादा बड़ा हो गया। और सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजीत, भी बताया था कि कौशल राजा जो प्रसेनजीत थे उसके समकालीन थे। तो कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से, ये कोसला देवी याद कर लीजिएगा, और प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है, कि स्थापित किया सबसे पहले। फिर दूसरा विभाग था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलन्ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट, चेलन्ना भी याद कर लीजिएगा। उसकी मतलब पहली जो पत्नी थी कोसला देवी थी और दूसरी चेलन्ना। और पूछा गया चेलन्ना किस वंश से संबंध रखती थी, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य महाजनपद काल में, महाजनपद में हमने 16 महाजनपद के बारे में बताया था। और पहला विवाह कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन और दूसरा विवाह लिच्छवी राजा चेतक, लिच्छवी के जो शासक चेतक था उसकी पुत्री चेलन्ना के साथ किया। और तीसरा विवाह मध्य देश उस समय पंजाब में था, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ, ठीक है। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, इन तीनों से प्रश्न बनते हैं। राजकुमारी, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ, मतलब कि इसने मुख्य रूप से तीन वैवाहिक संबंध बनाए।
एक तो प्रसेनजीत की बहन कौशला, इसके बाद दूसरा जो विवाह था इसका लिच्छवी गणराज्य के शासक जो चेतक थे उनकी पुत्री चेलन्ना, और तीसरा विवाह मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा, ये अवंती उज्जैन याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है बार बार, राजा चंड प्रद्योत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। एक बार जब चंड प्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राज्य में जीवक, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीवक था किसके शासनकाल से संबंधित था, ठीक है, तो किसका या किसका समकालीन था, किसके राज्य का वैद्य था, ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा था। तो जब प्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था, और इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया था। इसके बाद बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी और संरक्षक था। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी और संरक्षक था, मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था कह सकते हैं। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक तरफा था कि मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया तो बिल्कुल ब्राह्मण और जैन धर्म को बिल्कुल त्याग दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, इनके साथ भी मतलब कि इसकी सहिष्णुता बनी रही, बिल्कुल से उसने विरोध नहीं किया। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जैसा कि बताया था कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने। तो वही मतलब बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार यह बताया गया है कि अजातशत्रु ने उसको बंदी बना लिया था, किसको, बिंबिसार को। तो 493 ईस्वी में निधन हो गया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट जल्दी कहीं मिलते नहीं हैं, ठीक है, और आजकल क्या है कि एग्जाम में नए नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो जिसने तो पूछा सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी थी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सैनीय भी कहा जाता था, ठीक है, उसे सैनीय भी कहा जाता है क्योंकि उसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था और इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति भी दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए 544 ईस्वी पूर्व में इसने क्या किया, बिंबिसार ने मतलब गद्दी धारण की, यानी कि गद्दी पर बैठा, और इसका जो नाम था श्रेणिक नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका उपनाम श्रेणिक था, और इसकी 3 पत्नियां थी, ठीक है, महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी हत्या अजातशत्रु ने की थी 493 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में, ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु देखते हैं।
492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक यह मगध की गद्दी पर बैठा, मगध के सिंहासन पर बिंबिसार के बाद यह बैठा और इसके बचपन का नाम कड़िक था। ठीक है, कड़िक दिया है, इसमें कुड़िक होना चाहिए, कुड़िक, हाँ कुड़िक ही तो दिया है, कुड़िक दिया है। इसका बचपन का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। मतलब यह भी एक बहुत बड़ा शासक हुआ और इसने क्या किया, साम्राज्य को अपने काफ़ी दूर दूर तक विस्तारित किया। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, आपको पता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार या जिसका नाम वर्षाकर की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया और इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर भी मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। ठीक है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। मल्ल संघ दिया है, मल्ल संघ मतलब कुशीनगर, आज का जो कुशीनगर क्षेत्र है, कुशीनगर जो जिला है वह मल्ल संघ के अंतर्गत आता था। भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिब्रज की नई किलाबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण कर नहीं पाया, अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष आज भी मौजूद हैं, आज भी कुछ अवशेष उसके दिखाई देते हैं। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को संरक्षक था। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु दोनों मतों का अनुयायी माना जाता है। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध की वंदना करते हुए इसको दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, यह एग्जाम में यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसने क्या किया, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया था और यह 8वें वर्ष में किया था इसने। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और यह बहुत ही मतलब पॉपुलर प्लेस है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इस संगीत में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके जो पहले का जो सेशन था, इसके पहले जो वीडियो था उसको आप देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने आत्महत्या कर दी। बताया था मैंने कि पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। अब शासक कौन बनेगा, उदयन बनेगा। उदयन या उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईसा पूर्व में ही हो गया। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, 483 ईसा पूर्व में और 468 में इसका महावीर का निधन हुआ था।
तो दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे एक बार फिर हम रिवाइज करा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान से सुनिएगा। अजातशत्रु का जो 492 ईसा पूर्व यह मगध की गद्दी पर बैठा और इसका नाम कुड़िक था, इसका उपनाम जो था कुड़िक था। ठीक है, और इसने क्या किया, राजगृह में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। और इसने क्या किया कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक 2 शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो यह भी देखिए, याद कर लीजिएगा कि लिच्छवियों के विरुद्ध इसने महाशिलाकंटक, ठीक है, देखते हैं महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक एक पहला अस्त्र था, दूसरा जो था रथमूसल। ठीक है, इन 2 शस्त्रों का इसने क्या किया था, प्रयोग किया था प्रथम बार। ठीक है, और ये भी याद करना है कि यह जो था बताया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से प्रभावित था, तो सबसे पहले यह जैन धर्म से प्रभावित था। ठीक है, सबसे पहले यह जैन धर्म से प्रभावित था और बाद में क्या हुआ, यह बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। ओके, तो आपका ये वाला इतने सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए उदयन। उदयन 460 ईसा पूर्व से लेकर के 445 ईसा पूर्व तक, और यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार इसे पितृभक्त कहा जाता है। अजीब सा मामला है। ठीक है, पितृहंता वंश है और इसको पितृहंता के जगह पर जैन ग्रंथ में पितृभक्त कहा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास जो है वहाँ पर कोई मतलब लिखित साक्ष्य, प्राचीन भारत का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो अनुश्रुतियों के आधार पर या फिर वेद पुराण महाभारत रामायण, मतलब कि जो अनुश्रुतियों के आधार पर कहानी की तरह सुनाया करते थे लोग, तो उसके आधार पर इसका वर्णन किया गया। तो जैन ग्रंथ के अनुसार पितृभक्त कहा गया और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसे पितृहंता कहा गया। और इसकी माता का नाम पद्मावती था और उदयन जो था शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था, बताया था अभी। और इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर को बसाया। और ये पाटलिपुत्र कहाँ पे, पटना के बगल में ही है, पटना से ज़्यादा दूर नहीं है पाटलिपुत्र। और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। और उदयन की हत्या किसने की, अवंती का गुप्तचर था, उसने हत्या कर दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग राजा बन गया। ठीक है, अब पूछे शिशुनाग कौन था, तो शिशुनाग कौन था, अंतिम राजा जो नागदशक था, उसी का सेनापति था। ठीक है, तो पूछा जाता है हर्यक वंश का पहला राजा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक था। ठीक, और शिशुनाग राजा बना और इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में हुई। 412 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 412 BCE। ठीक, और तो इतने सारे फैक्ट आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश देख लेते हैं, बस छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है।
देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ा भी होगा तो आसानी से क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। हर्यक वंश के बाद 412 से 445 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया था और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, बताया था भी, नागदशक को हटाकर शिशुनाग ने इसकी स्थापना की और वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। इसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया, जिसका इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्य पर विजय थी। यानी अवंती के राज्य पर विजय प्राप्त करके इसने क्या किया, मगध का विस्तार किया और इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो महाजनपद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए बार बार नाम आ रहा है इसका, वत्स और कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवड़ जिसको कहा जाता है। ठीक है, काकवड़ या कालाशोक, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बनाया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बनाया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित, बाणभट्ट कवि थे, उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। काकवड़ को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मतलब कालाशोक ऐसे ही मतलब पाटलिपुत्र में कहीं घूम रहा था, टहल रहा था, तो महापद्म नामक एक व्यक्ति है जिसने चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर क्या होता है, नंद वंश की स्थापना होती है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। 22 वर्षों तक कालाशोक के 10 पुत्र थे, उन्होंने 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया और कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित, कनिष्क के शासनकाल, कुंडल वन में आयोजित। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद करने बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद देखिए नंद वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक, और इसने चाकू मार करके मार दिया था। उसके बाद क्या हुआ, महापद्म नंद वंश का संस्थापक बना। पुराणों में महापद्मनंद की को सर्वक्षत्रांतक, ठीक है, सर्वक्षत्रांतक एवं एकराट, ये दोनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वक्षत्रांतक एवं एकराट की उपाधि दी गई है। सर्वक्षत्रांतक मतलब हुआ क्षत्रियों का नाश करने वाला, और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। इसने परशुराम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यदि सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला एवं एकराट जैसी उपाधियों से भी मतलब कि विभूषित किया गया। पुराणों में उसे महापद्म एवं महाबोधिवंश में उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, महापद्मनंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। महापद्म का जो प्रमुख अभियान था कलिंग विजय, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। उसने क्या किया था कि जिन की मूर्ति उठाकर ले आया था, और इसने परशुराम की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था। तो इसने कहा कि भाई परशुराम क्षत्रियों का नाशक कहा गया इसको, तो परशुराम की भी उपाधि धारण की थी। कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था, और हाथी गुफा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। और कहाँ भी मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में।
इसके बाद महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पहला शूद्र शासक कौन था। महापद्मनंद प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया है, और इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें इसे कहा गया है कि यह नाई जाति का था। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए और अंतिम शासक घनानंद था, बहुत ही मतलब कि पॉपुलर था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्त सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा रह गया। तो सिकंदर ने सोचा था, भारत पर विजय करने का सपना देखा था, लेकिन यह इसका सपना अधूरा रह गया। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। नंदवंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे। ये देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और सक्टार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। पाणिनि, कात्यायन, वरुच, यवर्ष, उपवर्ष जैसे विद्वान नंदों के शासनकाल में थे। ये याद करिए, पाणिनि और कात्यायन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि, कात्यायन और वरुच नंद वंश के शासनकाल से संबंध रखते हैं। अब देखिए, इसमें दिया गया है इन तीनों वंशों के बारे में। तो हर्यक वंश दिया गया है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयभद्र यानी कि उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक, नंदिवर्धन ये 3 शासक हुए। नंदवंश में महापद्मनंद, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंदनाशक, दसिद्धक, कैवर्त एवं घनानंद। देखिए, कैवर्त और घनानंद इसमें इंपॉर्टेंट है, और महापद्मनंद के बारे में पूछा जाता है। बताया था ये, मतलब कि 9 शासक हुए थे, तो इसमें इसके बारे में बताया गया। इसके बाद सब इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ मेमोरेबल पॉइंट दिए गए हैं। मेमोरेबल फैक्ट देख लेते हैं एट अ ग्लांस, एक नज़र में। बिहार में यानी कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृत के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा जिलों के उत्खनन से प्राप्त हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा पाषाण काल के जो प्राचीन स्रोत हैं, मुंगेर और नालंदा से मिले। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, मध्य पाषाण कालीन संस्कृत के साक्ष्य भागलपुर और चिरांद। चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर मतलब बीपीएससी का यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरांद बार बार पूछा था। भागलपुर से चिरांद जिले से मिले हैं मध्य पाषाण काल के। 9 पाषाण काल के कहाँ पे? चिरांद। चिरांद कहाँ पे? सारण जिला में है, और चेचर वैशाली जिला में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये देखिए, तीनों याद करना जरूरी है। पूरा पाषाण काल के स्रोत जो हैं मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल का भागलपुर और चिरांद से। 9 पाषाण काल के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चिरांद और चेचर यानी कि वैशाली से प्राप्त हुए। चिरांद से प्राप्त 9 पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में चमकदार पाषाण का मतलब कि पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर के उपकरण, अस्थियां यानी कि हड्डियां तथा सींगों से बने उपकरण के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए। ठीक है। इसके अलावा जो ऋग्वेद में बिहार को कीकट, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा था। बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है। तो बिहार को कीकट क्षेत्र कहा गया है, और यहाँ के शासक प्रेमगंध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वाराह पुराण में कीकट क्षेत्र को अपवित्र क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, वाराह पुराण में एक अपवित्र क्षेत्र के रूप में इसको माना गया है। बिहार में वैदिक संस्कृत का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। कीकट याद कर लेना है। बिहार में वैदिक संस्कृत का प्रसार उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसके बाद बिहार में वैदिक संस्कृत का प्रसार उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रारंभ में मगध राज की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। यहाँ का शासक कौन था? बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे।
जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अभी इसके पहले डिस्कस किया था। मगध के पड़ोस में स्थित जो वज्जी महाजनपद था, यह 8 कुलों का संघ था। इसमें विदेह, यज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक और वज्जी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और इसे पुराणों में सर्वक्ष, त्रांतक एवं एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। सर्वक्ष त्रांतक पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और एकराट और परशुराम की उपाधि इसने धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने आया था, लेकिन मतलब कि कर नहीं पाया, फिर वापस चला गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि सिकंदर किसके काल में भारत पर आक्रमण करने आया था? घनानंद। और घनानंद नंद वंश से संबंधित था। इसको भी याद कर लेगा। 325 ईसा पूर्व 325 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो मगध वंश, मगध राज्य से संबंधित इतने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इसे 1 से 2 बार, 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फैक्ट को क्या करना है, बार बार रटना है। और इससे संबंधित प्रश्न भी आपको क्या करना है, बार बार सॉल्व करना है, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।